बुक शेल्फ टॉक पर आज की इस नई गहन चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का विषय सच में बहुत खास है। हाँ, मतलब आज की जो हमारी चर्चा है ना, वो कोई आम विषय नहीं है। ये मानव मनोविज्ञान या कह लें ह्यूमन साइकोलॉजी की उन गहराइयों को छूता है जिनसे इंसान हर दिन दो चार होता है। बिल्कुल, हर दिन का संघर्ष है ये। और आज का हमारा मिशन है 7 साइकोलॉजिकल लॉज ऑफ पावर के आधार पर ये समझना कि समाज में, वर्क प्लेस पर या निजी रिश्तों में सम्मान कैसे बनता है। सम्मान और वैल्यू, ये दोनों चीजें। जी, सम्मान और वैल्यू। मेरी नजर में ये कोई किस्मत या पैसे का खेल नहीं है। ये मानव मनोविज्ञान की गहरी समझ है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हम बताइए। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है ना कि कुछ लोग जैसे ही किसी कमरे में कदम रखते हैं, हर कोई उन्हें नोटिस करता है। उनकी एक अलग प्रेजेंस होती है। बिल्कुल, उनकी बात बहुत ध्यान से सुनी जाती है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सालों से मेहनत कर रहे हैं और हमेशा सबके लिए मौजूद भी रहते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी उन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, मतलब उन्हें बहुत हल्के में लिया जाता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि सम्मान कभी भीख में नहीं मिलता। हाँ, इसे कमाना पड़ता है। और आज हम जिन नियमों पर बात कर रहे हैं वो किसी को मैनिपुलेट करने के बारे में बिल्कुल नहीं है। सही कहा, क्योंकि जब पावर शब्द आता है तो लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। हाँ, अक्सर जब पावर शब्द का जिक्र होता है तो दिमाग में नियंत्रण या चालाकी की एक छवि बन जाती है, लेकिन स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि यह सर्वाइवल स्किल्स के बारे में। सर्वाइवल स्किल्स, ये बहुत सटीक शब्द है। जी है, यह आज की दुनिया में खुद को बचाए रखने और एक मजबूत पहचान बनाने की कला है। दुनिया उसी को गंभीरता से लेती है जो खुद को गंभीरता से लेता है। ये एक बहुत ही कड़वी लेकिन सच्ची बात है। और इसी से हमारा पहला नियम जुड़ता है, जो है खुद को वैल्यू देना। सबसे जरूरी नियम। स्रोत बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहता है कि दुनिया किसी भी इंसान को केवल उतनी ही इज्जत देती है जितनी वो खुद को देता है, एक रत्ती भी ज्यादा नहीं। बिल्कुल नहीं। अगर ऑफिस का ही उदाहरण लिया जाए तो जो कर्मचारी बिना कोई सवाल किए हर एक्स्ट्रा काम अपने सर पे ले लेता है, उसे लोग हार्ड वर्किंग नहीं मानते। नहीं, उसे बस एक सुविधा मान लिया जाता है। हाँ, उसे बस एक फ्री रिसोर्स समझ लिया जाता है, एक ऐसी सुविधा जिसका इस्तेमाल जब चाहे किया जा सके। कोई इसकी कदर नहीं करता। इसे मनोविज्ञान के स्कैरसिटी प्रिंसिपल से बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है। स्कैरसिटी प्रिंसिपल मतलब कमी का सिद्धांत। जी हाँ, मानव मन की ये फितरत है कि जो चीज सीमित होती है मन उसी को सबसे ज्यादा महत्व देता है। जैसे सोना या हीरे। बिल्कुल। बाउंड्रीज तय करना या सीमाएं बनाना अहंकार नहीं है, बल्कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट है, आत्मसम्मान है। उपस्थिति या प्रेजेंस तभी ताकतवर बनती है जब एब्सेंस महसूस की जाए। जो इंसान हर समय उपलब्ध है उसका समय बहुत सस्ता मान लिया जाता है। तो मतलब हर वक्त हाजिर रहना नुकसानदेह है। पूरी तरह से। जब कोई अपनी ऊर्जा सोच समझकर इन्वेस्ट करता है तभी दुनिया रुककर नोटिस करती है कि इस इंसान के समय की कोई कीमत है। लेकिन सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर क्या असल जिंदगी में हर बार उपलब्ध ना रहना इतना आसान है? आसान तो नहीं है। हाँ, क्योंकि अक्सर लोगों को डर लगता है कि अगर उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया या किसी काम के लिए मना कर दिया तो लोग नाराज हो जाएंगे या उन्हें स्वार्थी समझेंगे। बिल्कुल, और इसी डर से लोग हमेशा अवेलेबल रहने की गलती कर बैठते हैं, जो कि हमारा तीसरा नियम भी है कि हमेशा उपलब्ध ना रहना। जो इंसान हर मैसेज या कॉल का तुरंत जवाब देता है वो बहुत प्रिडिक्टेबल हो जाता है, और स्रोत साफ कहता है कि प्रिडिक्टेबल लोग एक्साइटिंग नहीं रह जाते। अब देखिए, डर तो स्वाभाविक है, लेकिन ये डर अक्सर इंसान के अंदर की असुरक्षा से पैदा होता है। असुरक्षा कैसे? हमेशा उपलब्ध रहने की आदत लोगों को एक डिफॉल्ट ऑप्शन बना देती है, लेकिन जब प्राथमिकताएं तय होती हैं तो लोग उस इंसान को एक इंटेंशनल चॉइस के रूप में देखते हैं। मतलब लोग खुद उसे चुनते हैं। बिल्कुल। दूरी बनाना कोई घमंड नहीं है, ये सिर्फ ये दर्शाता है कि जिंदगी में फोकस मौजूद है। और जो लोग नाराज हो जाते हैं उनका क्या? जहां तक लोगों के नाराज होने का सवाल है, जो व्यक्ति केवल इसलिए दूर हो जाए क्योंकि हर समय उसकी सुविधा के लिए कोई उपलब्ध नहीं है, तो सच मानिए उसने कभी उस इंसान की वैल्यू की ही नहीं थी। ये तो बहुत गहरी बात कह दी आपने। अपनी प्राथमिकताओं को तय करना और डिस्ट्रैक्शंस को फिल्टर करना परिपक्वता की निशानी है। यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है, खासकर जब हम दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इरादे गुप्त रखने के बारे में है। हाँ, दूसरा नियम कहता है कि अपने इरादे गुप्त रखने चाहिए। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य लगा मुझे कि जैसे ही कोई अपने बड़े लक्ष्यों का ऐलान सबके सामने कर देता है, काम करने की आधी प्रेरणा वहीं खत्म हो जाती है। बिल्कुल खत्म हो जाती है।
स्रोत के अनुसार जब लोग दुनिया को बताते हैं कि वे कोई बड़ा बिजनेस शुरू करने वाले हैं या कोई बड़ा मुकाम हासिल करने वाले हैं, तो दिमाग को एक फेक सेटिस्फैक्शन मिलता है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो जीवन एक शतरंज की तरह है, जहां अपनी अगली चाल पहले से नहीं बताई जाती। शतरंज में तो चाल छिपाना ही सब कुछ है। जी, और अगर न्यूरोलॉजिकल स्तर पर देखें तो लक्ष्यों की घोषणा करने से दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। वही फील गुड हार्मोन। हाँ, दिमाग को ऐसा महसूस होने लगता है जैसे उसने वो लक्ष्य हासिल कर लिया है। अरे मतलब बिना कुछ किए ही जीत वाली फीलिंग आ जाती है। बिल्कुल, और इसका नतीजा ये होता है कि मेहनत करने की असली भूख कम हो जाती है। शोर केवल ध्यान खींचता है, लेकिन खामोशी असली पावर बनाती है। और शायद लोग नेगेटिविटी भी तो फैलाते हैं। वही मैं कहने वाला था। इसके अलावा जब कोई अपने प्लान्स बताता है तो आसपास के लोग डाउट करना शुरू करते हैं, कमजोरियां गिनाते हैं। और फिर वो डर धीरे धीरे इंसान के दिमाग में घर कर जाता है। एकदम से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक परिणाम हाथ में न हो तब तक खामोशी ही सबसे बेहतरीन रणनीति है। बिल्कुल, खामोशी ही ताकत है। लेकिन खामोशी की ये ताकत चौथे नियम यानी सोशल इंटेलिजेंस में भी बहुत अहम भूमिका निभाती है। लोगों को पढ़ने की कला। हाँ, स्रोत कहता है कि केवल शब्दों को सुनना काफी नहीं है, बॉडी लैंग्वेज, टोन और खामोशी क्या कह रही है, इसे पढ़ना असली ताकत है। ये सबसे जरूरी स्किल है आज के समय में। अगर कोई इंसान केवल सामने वाले की मीठी बातों पर भरोसा कर ले और उसकी असहज बॉडी लैंग्वेज को नजरअंदाज कर दे तो वो धोखा खा सकता है। बिल्कुल, सोशल इंटेलिजेंस का मतलब ही लोगों को गहराई से पढ़ना है। लेकिन लोग तो बस बोलने में लगे रहते हैं। वही तो समस्या है। अधिकांश लोग बातचीत के दौरान सिर्फ अपनी बात कहने का इंतजार करते हैं, वे सामने वाले को सुनते ही नहीं है। बस अपनी बारी का वेट करते हैं। हाँ, लेकिन जब कोई ईगो को किनारे रखकर किसी को ध्यान से सुनता है, बिना बीच में टोके, तो सामने वाला खुद को महत्वपूर्ण महसूस करता है और इससे एक ट्रस्ट बनता है। जी, और इसी का एक बड़ा हिस्सा इमोशनल कंट्रोल है। अगर कोई किसी को उकसाता है और वो तुरंत रिएक्ट कर देता है तो इसका सीधा मतलब है कि उसने अपना कंट्रोल खो दिया। मतलब सामने वाले ने बटन दबाया और आप चालू हो गए। एकदम सही। रिएक्ट करने वाला हमेशा दूसरों के कंट्रोल में होता है, जबकि रिस्पॉन्ड करने वाला यानी जो सोच समझकर जवाब देता है, वो सिचुएशन को कंट्रोल करता है। ये बहुत ही गहरी बात है। रिएक्ट करने और रिस्पॉन्ड करने के बीच का जो फासला है ना, वहीं असली पावर छिपी है। बिल्कुल, वही कुछ सेकंड्स का फासला। और ये कंट्रोल तभी आता है जब इंसान के अंदर आत्मविश्वास हो। और यहीं से हमारा 5वां नियम जुड़ता है, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के बिना तो कोई भी स्किल अधूरी है। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि दुनिया टैलेंट से ज्यादा कॉन्फिडेंस के पीछे चलती है। ये कड़वी सच्चाई है। अगर किसी के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन आइडिया है, लेकिन उसकी आवाज कांप रही है, वो हिचकिचा रहा है, तो वो आइडिया भी कमजोर मान लिया जाता है। लोग उस पर भरोसा नहीं करते। इसके विपरीत एक सामान्य आइडिया भी अगर पूरे आत्मविश्वास के साथ पेश किया जाए तो लोग उस पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझनी होगी, कॉन्फिडेंस और एरोगेंस के बीच एक बहुत बारीक लकीर होती है। एरोगेंस मतलब अहंकार? हाँ, अहंकार अक्सर असुरक्षाओं को छिपाने के लिए एक धारा की तरह इस्तेमाल होता है, जो लोग बहुत जोर जोर से बोलते हैं शायद। बिल्कुल। इसके विपरीत असली कॉन्फिडेंस हमेशा शांत होता है। उसे चिल्ला चिल्ला कर खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये शांति ही तो उसकी ताकत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कॉन्फिडेंस कोई जन्मजात चीज नहीं है, ये प्रिपरेशन से आता है, तैयारी से आता है। मतलब कोई पैदा होते ही कॉन्फिडेंट नहीं होता? नहीं। स्रोत के अनुसार एक बहुत बड़ा मिथक यह है कि लोग सोचते हैं पहले कॉन्फिडेंस आएगा फिर वे एक्शन लेंगे, जबकि होता उल्टा है। असल में जब डर के बावजूद एक्शन लिया जाता है तब जाके कॉन्फिडेंस पैदा होता है। मतलब पहले कदम उठाना पड़ेगा। जी, सीधे खड़े होना, स्पष्ट बोलना, आंखों में देखकर बात करना, ये जो शारीरिक बदलाव है ना, ये भी प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो इन सब का आखिर क्या मतलब है? हम बाउंड्रीज बनाने की बात कर रहे हैं, खामोशी की ताकत की बात कर रहे हैं, आत्मविश्वास की बात कर रहे हैं, लेकिन छठा नियम इन सब बातों को एक बहुत ही कठोर धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। और वो छठा नियम है परिणाम दिखाना, रिजल्ट्स, अल्टीमेट ट्रूथ। जी, दुनिया को किसी की स्ट्रगल की कहानी, मजबूरियों या जिम में बहाए गए पसीने से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल नहीं। लोग केवल परिणाम देखते हैं, प्रॉफिट या अच्छी बॉडी। बहाने ईगो को बचा सकते हैं, लेकिन वे ग्रोथ को मार देते हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम सबको अपनी स्ट्रगल की कहानी सुनाना पसंद होता है। बिल्कुल। लेकिन दुनिया हमेशा नतीजों से ही किसी की अहमियत तय करती है।
जब दो लोग एक जैसी खराब परिस्थिति में होते हैं, एक रोता है और बहाने बनाता है जबकि दूसरा रास्ता ढूंढता है। तो दुनिया का नजरिया दोनों के लिए अलग होता है। एकदम अलग। पहले वाले को लोगों की सहानुभूति मिलती है और दूसरे को सम्मान। सहानुभूति और सम्मान, बहुत बड़ा फर्क है। और स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से याद दिलाता है कि सहानुभूति अस्थायी होती है लेकिन सम्मान स्थायी होता है। सहानुभूति तो कुछ दिनों में खत्म हो जाती है। मजबूत माइंडसेट वाले लोग असफलताओं को जस्टिफाई नहीं करते। वे खुद से पूछते हैं कि अगर एक योजना काम नहीं आई तो अगली योजना क्या है। वे रुकते नहीं हैं। वे गलतियों को स्वीकार करते हैं और खुद को एडजस्ट करते हैं। और ये एडजस्टमेंट तभी संभव है जब कोई लगातार सीखने के लिए तैयार हो, जो कि हमारा 7वां नियम है। सीखना बंद तो गिरना शुरू। बिल्कुल। अक्सर देखा जाता है कि जब लोगों को एक सुरक्षित नौकरी मिल जाती है या वे एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं तो वो मान लेते हैं कि अब उन्हें सब कुछ आता है। यही सबसे बड़ी गलती होती है। और यहीं से पतन शुरू हो जाता है। जो इंसान खुद को अपडेट नहीं करता वो आउटडेटेड हो जाता है। टेक्नोलॉजी की तरह। हाँ, ईगो इंसान को ये विश्वास दिला देता है कि वो परिपूर्ण है, जबकि असल में वो पीछे छूट रहा होता है। ईगो और कंफर्ट जोन किसी भी इंसान की ग्रोथ के सबसे बड़े दुश्मन है। बिल्कुल। जो व्यक्ति खुद को हमेशा एक सीखने वाला मानकर चलता है वो कभी भी अप्रासंगिक नहीं होता, हमेशा रेलेवेंट रहता है। जी। और सीखना सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है, ये अपने आसपास को ऑब्जर्व करना, फीडबैक लेना और गलतियों से सबक लेना है। प्रैक्टिकल लर्निंग। लेकिन देखिए, ये सारी जानकारी, ये 7 नियम तब तक केवल एक मनोरंजन है जब तक इन्हें लागू ना किया जाए। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए स्रोत में एक एक्शन फ्रेमवर्क दिया गया है। ज्ञान बिना एक्शन के सिर्फ एक विचार है। बिल्कुल। और वो फ्रेमवर्क है 30 दिन का एक्शन प्लान। स्रोत में इस बात पर खास जोर दिया गया है कि कोई भी बदलाव रातों रात नहीं आता। समय लगता है। उसके लिए एक स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। इस फ्रेमवर्क का पहला कदम है सेल्फ ऑडिट। अपनी कमजोरियों को कागज पर लिखना। दिमाग में रखने से काम नहीं चलेगा। नहीं, जब तक समस्याएं केवल दिमाग में घूमती रहती हैं, वे धुंधली होती हैं, क्लैरिटी नहीं होती। लेकिन जैसे ही उन्हें कागज पर उतारा जाता है, जैसे कहाँ ना कहने में दिक्कत होती है, कहाँ लोग हल्के में लेते हैं, तो समस्या स्पष्ट हो जाती है। सेल्फ ऑडिट के बाद दूसरा कदम है 30 डे पावर रीसेट। ये एक तरह का डिटॉक्स है ना? बिल्कुल। इसके तहत कुछ सख्त नियम फॉलो करने होते हैं। पहला, किसी भी रिक्वेस्ट का तुरंत जवाब न देना, जिसके बारे में हमने अभी बात की। जी। दूसरा, अपने बड़े लक्ष्य गुप्त रखना। और तीसरा, हर दिन 45 मिनट नई स्किल्स सीखने में लगाना, 45 मिनट्स रोज। ये 30 दिन का रीसेट दिमाग को एक नए तरीके से सोचने के लिए मजबूर करता है। पुराने पैटर्न्स को तोड़ता है। ये उस पुरानी आदत को तोड़ता है जहां इंसान बिना सोचे समझे दूसरों के लिए हमेशा उपलब्ध रहता था। इसके बाद तीसरा कदम आता है एनर्जी मैनेजमेंट। हर इंसान के पास दिन में केवल 24 घंटे और सीमित ऊर्जा होती है। बहुत लिमिटेड एनर्जी है। इस ऊर्जा को केवल 3 जगहों पर लगाना चाहिए: हेल्थ, स्किल और नेटवर्क। इन 3 के अलावा सब बेकार है। बाकी सब कुछ सिर्फ शोर है। बेकार की बहसों में पड़ना या ऐसे लोगों के साथ समय बिताना जो हमेशा शिकायत करते हैं, ऊर्जा को सोख लेता है। एनर्जी वैम्पायर्स। हाँ, स्रोत के अनुसार किसी का भी सर्कल ही उसकी सीमाएं तय करता है। सही कहा। और इसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए चौथा कदम है वीकली रिव्यू। हर हफ्ते की जांच। जी, हर हफ्ते 20 मिनट खुद के परिणामों की जांच करना। ये देखना कि क्या लोग अब ज्यादा गंभीरता से ले रहे हैं, क्या बातचीत के तरीके में बदलाव आया है, क्या कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हुई हैं। अगर बदलाव नहीं आ रहा है तो हालातों को दोष देने के बजाय अपनी रणनीति में बदलाव करना जरूरी है। रणनीति बदलनी होगी, लक्ष्य नहीं। और इस पूरे फ्रेमवर्क का 5वां और सबसे अहम कदम है आइडेंटिटी शिफ्ट, यानी खुद की पहचान को बदलना। ये आइडेंटिटी शिफ्ट वाला हिस्सा सच में बहुत गहरा है। इंसान का सबसे बड़ा बदलाव उसके एक्शंस में नहीं बल्कि उसकी पहचान में होता है, उसकी सोच में होता है। जब कोई खुद से ये कहता है कि मैं डिसिप्लिन्ड हूँ या मैं अपने समय की कदर करता हूँ, तो उसके एक्शंस खुद ब खुद सही दिशा में अलाइन हो जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड काम करने लगता है। हाँ, जब पहचान बदलती है तो आदतें बदलना आसान हो जाता है। ये कोई जादू नहीं है, लेकिन अगर इस अनुशासन को लगातार फॉलो किया जाए तो बदलाव सुनिश्चित है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या? इंसान की वैल्यू कभी भी डिमांड करने से या लोगों से बहस करके उन्हें समझाने से नहीं बढ़ती कि मेरी इज्जत करो। बिल्कुल नहीं। ये लगातार सही स्ट्रक्चर फॉलो करने और कंसिस्टेंसी से बढ़ती है। लगातार किए गए प्रयासों से। अपनी बाउंड्रीज तय करना, अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना और परिणामों पर फोकस करना ही असल में सम्मान दिलाता है। केवल नियमों को जान लेना काफी नहीं है,
उस पर नियमित रूप से काम करना ही असली कीमत तय करता है। आज की इस गहन चर्चा में 7 साइकोलॉजिकल लॉज ऑफ पावर के जरिए ये साफ हो गया है कि सम्मान, पावर और वैल्यू किसी लॉटरी में नहीं निकलते। ये मेहनत का नतीजा है, बल्कि ये इंसानी व्यवहार और मनोविज्ञान को सही ढंग से लागू करने का परिणाम है। खुद की अहमियत समझना, खामोशी को अपनी ताकत बनाना और बहानों की जगह परिणामों पर बात करना। बिल्कुल, ये वो तत्व है जो किसी भी इंसान की जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं, पूरी तरह से बदल सकते हैं। चर्चा को समेटने से पहले इन स्रोतों के आधार पर एक गहरा विचार उभर कर सामने आता है, जिस पर जरूर गौर किया जाना चाहिए। बताइए। हमने आज पावर, बाउंड्रीज और अपने वैल्यू स्थापित करने की बात की। ये भी जाना कि अपने इरादे गुप्त रखने चाहिए और हमेशा उपलब्ध नहीं रहना चाहिए। जी, ये सब सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं। लेकिन क्या पावर का ये खेल इंसान को अंदर से अकेला कर देता है? जब कोई हमेशा अपनी बाउंड्रीज गार्ड कर रहा हो, अपने गोल्स छिपा रहा हो और खामोशी को हथियार बना रहा हो, तो क्या वो वास्तव में किसी पर गहरा और सच्चा भरोसा कर पाता है? पावर और असली कनेक्शन के बीच का ये संतुलन कैसे बिठाया जाए, इस गहराई पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। ये सच में सोचने वाली बात है। तो अगर बुकशेल्फ टॉक की ये गहन चर्चा ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे उन लोगों के साथ शेयर जरूर किया जाना चाहिए जिन्हें अपनी जिंदगी में अपनी वैल्यू और अपना प्रभाव बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल शेयर करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि इन 7 मनोवैज्ञानिक नियमों में से कौन सा नियम लोग आज से अपनी जिंदगी में लागू करने वाले हैं। मैं भी कमेंट्स पढ़ने का इंतजार करूंगा। आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई डीप डाइव के साथ। सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।